Hello everyone, my name is Sudhis Warkade and welcome to the EduGrown. I am your biology teacher. So students, अगर आप 10th क्लास में हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया है कि ये जो वीडियो है इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की। और इसी टाइप से क्या होते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली आर एनवायरनमेंट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कैसे आंसर करते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियो मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना के रखे हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और उनकी भी आप एक बार तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे दो टाइप की वीडियो आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे वन शॉट वीडियो और एक मिलेंगे आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के। तो दोनों ही आप देखिएगा और अपनी तैयारी को और अधिक अच्छा कीजिए। तो चलो बिना देर किए पहले तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 15, है ना, जो क्या है आर एनवायरनमेंट। और क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें जो क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये सिलेबस जो है मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है आर एनवायरनमेंट का। काफ़ी रिड्यूस हुआ था इस बार सिलेबस, तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस भी दे दिया है और इन्हीं टॉपिक्स में से ही क्या होगा, आएंगे क्वेश्चंस। एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि वन शॉट वीडियो भी आप देख लीजिए आर एनवायरनमेंट का, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में एक ओवरऑल पूरा नॉलेज हो जाए और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो भी एकदम क्लियर हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट से वन शॉट वीडियो और क्वेश्चन आंसर में जा सकते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, डैमेज टू ओजोन लेयर इज कॉजेज फॉर कंसर्न। जो ओजोन लेयर डैमेज होता है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट कॉज है और उसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। दैट मीन्स जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट एंड सजेस्ट एनी टू स्टेप्स टू लिमिट द डैमेज और लिमिट दिस डैमेज। ये जो डैमेज हो रहा है, ओजोन लेयर जो डैमेज हो रहा है, तो उसको क्या बचाने के क्या आपके उपाय हैं, वो बेसिकली टू स्टेप या फिर टू रीजन जो है वो हमको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये कॉजेज फॉर कंसर्न, ये क्यों है इंपॉर्टेंट, भाई ओजोन लेयर टूट रहा है तो क्यों आखिरकार हम चिंता करें। तो सबसे पहली बात, ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना। ये क्या कर रहा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है अर्थ पर, उसको वहीं पर रोकता है। कौन रोकता है, ओजोन लेयर। तो वी कैन से दैट ओजोन लेयर प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू एंटर द एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस तक आ ना जाए कौन, अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट जो होता है वो सन से निकलेगा और देन अर्थ तक आएगा। तो अर्थ के सरफेस तक आने से रोकता कौन है, ओजोन लेयर उसको रोकता है। तो अल्ट्रावायलेट को रोक रहा है ना। अब सपोज कीजिए कि अगर ये अल्ट्रावायलेट जो ये ओजोन लेयर है अगर ये टूट जाए, है ना, तो क्या प्रॉब्लम होगा, डिप्लीट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ की सरफेस तक आ जाएंगी और जो अर्थ की सरफेस में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्यों है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कॉज सीरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पे क्या करता है, सीरियस इफेक्ट करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस पर भी क्या करेगा, सीरियस इफेक्ट और इम्पैक्ट ये डालेगा। जैसे कि स्किन कैंसर, क्या हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है ना। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, है ना, ऑर्गेनिज्म में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, उसको भी क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है।
है ना, और अगर वो उसमें चेंज हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आई डैमेज, आंखों को भी ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से जो अल्ट्रा वायलेट रे हैं वो पृथ्वी पर ना आ जाए, इसके लिए ऊपर एक लेयर बनी हुई है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। और ये ओजोन लेयर इसलिए हमको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो यूवी लाइट के थ्रू हो सकती हैं और वो उसको रोकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने आंसर इसको दिया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप तुरंत पढ़ के और घबरा मत जाना, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक, अब यहाँ पे इसको रोकने के क्या तरीके हैं, मतलब जो हमारा डिप्लीट हो रहा है ओजोन लेयर, डैमेज हो रहा है, उसको आखिरकार कैसे रोकें। तो रोकने के देखो यहाँ पे दो स्टेप यहाँ पे दी हुई हैं। पहला पहला है हमारा लिमिट द यूज ऑफ फ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम CFC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, याद रखो, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यही क्या करता है, डिप्लीट करता है, यही क्या करता है, ओजोन लेयर को ब्रेक करता है। तो इसीलिए जरूरी है कि भाई इसका यूज ना करा जाए। सो द लिमिट द यूज ऑफ फ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच डिप्लीशन और होल इन ओजोन लेयर, क्या करता है ये, ओजोन लेयर में होल बना देता है, तो इसको कम कर दो। एंड कंट्रोल ओवर लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, है ना, जैसे कि न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोजन हम क्या करते हैं, बार बार करके देखते हैं, तो उसको कम किया जाए। और सुपरसोनिक जो प्लेन है उसका भी यूज़ को लिमिट किया जाए। तो ये दो पर्टिकुलर काम करने से क्या होगा, जो ओजोन लेयर होगा वो डिप्लीट होना कम हो जाएगा, है ना, और इसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा, है ना, कि किस तरीके से हमको आंसर करने हैं, पॉइंट वाइज किस तरीके से हम इसको आंसर दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन जो है एक एक करके हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किसको हम बोलते हैं। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और सी क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इसमें है सीवेज, DDT, रेडियो एक्टिव वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट। इनमें से हमको जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से इसमें बायोडिग्रेडेबल हैं। और ऊपर जो क्वेश्चन है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हम किसको बोलते हैं और क्या उनमें डिफरेंसेस हैं वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स किसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे ए जो है उसका आंसर होगा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल, biological characteristics of the natural environmental by human activities। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें अनडिजायरेबल चेंज, मतलब ऐसे चेंजेस जो नहीं होने चाहिए वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है ना। और क्यों हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। और इसी पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इज दैट इजी, बहुत ही ईजी है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेचुरल इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, पॉल्यूशन अफेक्ट द सॉइल। अब ये पॉल्यूशन के कारण होता क्या है, क्या क्या चीजें अफेक्ट होती हैं, सॉइल, रिवर, सीज, इन सब क्या होता है, ये सब चेंज होने लग जाते हैं, है ना। इनके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। इसी को हम इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो जिसके कारण जिसके कारण ये पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स, है ना, यहाँ पे लिखा है। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के, फर्स्ट है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और सेकंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये दोनों क्या चीजें हैं इनको हम देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो क्या होते हैं, जो टूट सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स भी एक टाइप के सब्सटेंस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो टूट जाते हैं,
तो टूट जाते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो क्या नहीं होता है, जो ब्रेक डाउन नहीं होता, जिनका जो क्या नहीं होते, जो टूटते नहीं है। जो टूटते नहीं है तो क्या होगा, ये सिंपलर सब्सटेंस नहीं बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो वैसे ही फॉर्म में अगर रहेंगे तो रिसाइकल नहीं होंगे, रिसाइकल नहीं होंगे तो उनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, नेचर में वो नहीं जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वो पॉल्यूशन कॉज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या है, इन दोनों के बीच में थोड़े थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का। तो दीज पॉल्यूटेंट्स कैन बी ब्रोक डाउन, है ना, टूट जाते हैं इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक, तो ये सिंपलर वन में टूट जाएंगे और नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बना लेंगे। और ये कौन तोड़ता है इनको, इनको तोड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर वर्क करेंगे और ये ब्रेकडाउन इनका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये कैन नॉट बी ब्रोक, ये क्या नहीं होंगे, ब्रोक नहीं होंगे, ब्रोकन डाउन नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। किसमें, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में। ठीक, तो फर्स्ट डिफरेंस बहुत ही इजी है, ये वो जो है जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ये ब्रेक डाउन नहीं होते। देन सेकंड पॉइंट देखो, दे गेट रिसाइकल्ड, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये जो अधिकतर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स के थ्रू ही क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो आसानी से टूट भी जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स से ही ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं तो ये क्या होते हैं और टूटते नहीं हैं। देन यहाँ पे लास्ट पॉइंट, दे कॉज द मिनिमल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जो कि बहुत ही डेंजर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाया था ऊपर वाला क्या था, इसके एग्जाम्पल्स भी इसी में ऐड हो जाएंगे, जैसे कि सीवेज, डीडीटी, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इनमें से और इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है ना, ये समझ में आ जाएगा। तो ऊपर की लिस्ट में जो है आपके सीवेज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, है ना, सीवेज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, है ना। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये कौन कौन है यहाँ पे, डीडीटी, देन उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये दोनों क्या है, ये दोनों है यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डिकम्पोजर्स, लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजर्स टू द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बताना है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई है इसको हम डिकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब तोड़ने वाले, है ना। कोई क्या करता है, तोड़ते हैं, ये दोनों चीज़ों को तोड़ने लग जाते हैं, तो इसको डिकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं। और उसके बाद एडवांटेज, ये इन डिकम्पोजर्स जो है बैक्टीरिया और फंजाई जो है बेसिकली उनका क्या एडवांटेज है इन्वायरमेंट में रहने से। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ये भी, चलो देखते हैं कैसे हम इसको आंसर करेंगे। बैक्टीरिया और फंजाई जो है बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन करेंगे, डेड मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो डेड मटेरियल्स हैं और वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के और डेड मटेरियल, ये दोनों थोड़े से क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। सो वी कैन से दैट दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंस। सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ देंगे किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। अब इसका क्या एडवांटेज है इन्वायरमेंट के लिए, देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड बॉडी को फीड करते हैं, प्लांट एनिमल। और इसके अलावा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दे रिटर्न द सिंपल कंपोनेंट टू
सॉइल। सॉइल में क्या करता है, जो जो टूट जाते हैं, है ना, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो टूटेगा और सिंपलर वन में कन्वर्ट होगा और फिर उसको वापस से सॉइल में पहुंचा दिया उसने। अब ये क्या कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, एक तरीके का रिसाइकिल कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा और इकोसिस्टम में एक स्टेडी स्टेट बना के रखेगा, है ना, कि किसी भी चीज़ को ना तो ना तो बढ़ना है और ना ही कम होना है। तो कोई भी कंपोनेंट जो है ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि फिर वहाँ से परेशानियाँ स्टार्ट होती हैं। तो इस तरीके से स्टेडी स्टेट इकोसिस्टम को बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक। और इसको हम बोल सकते हैं कि क्रिएट अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एक बैलेंस बना के रखना, है ना, कोई चीज़ ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, इसमें ये हेल्प करता है। इसीलिए इसको हम स्कैवेंजर और क्लिनसिंग एजेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। ठीक। तो ये हो गया हमारा जो डिकम्पोजर्स हैं उसके यूज़। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसे बनता है एंड व्हाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न टू अस एंड स्टेट अ कॉज ऑफ दिस डैमेज। तो क्यों ये डैमेज होता है और यहाँ पे क्यों हमको समझना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। अभी मैं आपसे ओजोन के बारे में एक बार और डिस्कस कर चुका हूँ, अब थोड़ा सा हम डीप में चले जाते हैं ना, कि ओजोन कैसे बनता है अपर एटमॉस्फेयर में। तो आंसर कैसे करेंगे, आंसर इज वेरी सिंपल, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आंसर, यहाँ पे ओजोन इज फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, वो अपर लेयर तक जाता है और वहां पे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसके साथ वो रिएक्शन करता है। अब वो क्या करता है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, और रिएक्शन करके ओजोन बनाता है। तो सिंपल देखो, ये ऑक्सीजन है, ये अपर सरफेस में गया, यूवी के साथ उसने रिएक्शन करा और यूवी के एनर्जी के कारण जो ऑक्सीजन है वो स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया और क्या बना दिया, अलग अलग होके नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या बना देगा, ओजोन, विच इज O3, है ना। क्या बोलते हैं इसको, O3 बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ओजोन फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत ही इजी वर्ड्स में कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट बाय ultraviolet and form nascent oxygen, and nascent oxygen combined with another oxygen molecule and form the ozone। अब यहाँ पे जो डैमेज है ना, इसको डैमेज हो जाता है ये। अब ये डैमेज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर पहले से ही पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, CFC। तो याद होने में भी लग गया होगा आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन जो है वो ओजोन लेयर को क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया। बट अब डैमेज हो गया तो क्या होगा, ओजोन डैमेज हो जाएगा तो वही बात, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होगी हमारे अर्थ सरफेस तक आएंगी और इसके बहुत सारे क्या है, हेल्थ हजार्ड्स हैं हमारी बॉडी में और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, जैसे कि स्किन कैंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से हमें बताना है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कई बार आया हुआ है ये, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। तो चलो देखते हैं इसको हम, क्या है ये, द प्रोसेस इन विच हार्मफुल केमिकल्स एंटर अ फूड चेन, है ना। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, है ना। फूड चेन मतलब क्या, घास है, घास को कौन खा रहा है, खरगोश, है ना, फिर खरगोश को कोई और उसको खा रहा है। ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, फूड चेन बनता है। तो जो फूड चेन बनता है उसमें कोई हार्मफुल केमिकल क्या हो जाए, एंटर कर जाए। द प्रोसेस इन विच हार्मफुल केमिकल एंटर अ फूड चेन। ठीक। और एंटर करने के बाद क्या होगा भाई, इकट्ठा होगा बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना। गेट एक्यूमुलेटेड
प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी मैं आपको ट्रॉपिक लेवल के बारे में बताऊंगा कि ट्रॉपिक लेवल्स होते क्या हैं। और ये मैंने जो वन शॉट वीडियो है उसमें भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है पिरामिड बना के, है ना। तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, इस तरीके से ट्रॉपिक्स लेवल होते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक पिरामिड बना के, है ना। तो यहाँ पे ये है ट्रॉपिक लेवल 1, ये है ट्रॉपिक लेवल 2, ये है ट्रॉपिक लेवल 3 और ये है ट्रॉपिक लेवल 4। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल होते हैं, है ना। तो नीचे क्या होंगे इस ट्रॉपिक लेवल में, प्रोड्यूसर्स होंगे, खाना बनाने वाले, फूड बनाने वाले। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या ऐड हो गया इसमें, इसमें ऐड हो गया हार्मफुल केमिकल। अब हार्मफुल केमिकल ऐड हो जाएगा तो किस तरीके से होगा भाई, प्लांट जो है उसके अंदर चला जाएगा, फिर प्लांट को कोई और खाएगा तो उसके अंदर चला जाएगा, फिर उसको और कोई खाएगा तो उसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दैट मीन्स एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ये पहुंचता रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। वेरी इजी। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको बताता हूँ ये, है ना, और तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे इसको। यहाँ पे एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि एक है पेस्टिसाइड, जिसको हम बोलते हैं डीडीटी, है ना। डीडीटी शॉर्ट फॉर्म है, ये एक पेस्टिसाइड है, कीड़ों को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड का मतलब क्या हुआ, कीड़ों को मारने की दवाई। देन पेस्टिसाइड जो है उसको हम क्रॉप में यूज करेंगे। तो जैसे ही हम क्रॉप में यूज करेंगे कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए, तो क्या होगा, वो सॉइल में चला जाएगा, है ना। अब कीड़े तो मर गए तो उसमें तो थोड़ा सा अमाउंट चाहिए था, तो जो अमाउंट जो है उसको डीडीटी जिसके थ्रू वो मर रहे हैं तो वो तो हो गया, बट एक्सेस अमाउंट में हमने पेस्टिसाइड इंक्लूड किया है ना, तो वो क्या होगा, सॉइल में चला जाएगा। फिर सॉइल से कहाँ चला जाएगा, वो प्लांट में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम सॉइल दीज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर मिनरल जो है उसके साथ मिक्स होके एब्जॉर्ब हो गया किसमें, प्लांट में, एंड दे एंटर इनटू द फूड चेन। अब देखो, अब वो प्लांट में चला गया, अब वो प्लांट को कोई और खाएगा, तो मतलब फूड चेन में आ गया ना वो। तो अब प्लांट को जो भी खाएगा उसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, वाइल कंज्यूमिंग क्रॉप ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कंज्यूम दीज पेस्टिसाइड। अब जो ये पेस्टिसाइड है जो हमने प्लांट में क्या किया था, उसको स्प्रे किया था ताकि उसके जो कीड़े वगैरह हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ख़त्म हो। बट हुआ क्या कि वो सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट में चला गया, प्लांट को फिर हमने खाया तो हमारे अंदर हो गया। और जितना हम प्लांट उस टाइप के प्लांट खाते जाएंगे उतना ही एक्यूमुलेटेड होता जाएगा वो चीज़, हमारी बॉडी में उतनी ही अमाउंट में वो ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब होता क्या है, जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब जो टॉप में है उसमें उतना ही ज़्यादा अमाउंट में ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं ये क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे। और क्यों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। सो मेन इज एट अ टॉप ऑफ द फूड चेन। अब मेन जो है वो सबसे टॉप पर है फूड चेन में, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किस में एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो ह्यूमन बींग्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो दिस इज द होल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसको आंसर दे दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल एट ऑल ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। अब देखो ट्रॉपिक लेवल का यहाँ पे फिर से फंड आ गया। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हमने एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे क्या है ना। तो ट्रॉपिक लेवल को बताने के लिए वापस बता देता हूँ मैं, पिरामिड। पिरामिड में यहाँ पे होंगे कौन, प्लांट्स होंगे, जो क्या है, एक तरीके के प्रोड्यूसर्स हैं, है ना। प्लांट को खाने वाले होंगे यहाँ पे, है ना, कंज्यूमर्स, ट्रॉपिक लेवल 2। देन उसके बाद फिर यहाँ पे होंगे ट्रॉपिक लेवल 3, इस ऑर्गेनिज्म को खाने वाले, और फिर यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 4। तो इस तरीके से जो रहेगा आपका पिरामिड बनता जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी, तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल बनते चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता कि जो है
ट्रॉपिक लेवल 5 तक ही जाएं, कोई कोई ट्रॉपिक लेवल 3 तक, कोई ट्रॉपिक लेवल 4 तक जाता है, अकॉर्डिंग टू फूड चेन क्या है। तो ट्रॉपिक लेवल ये हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाए, सपोज कीजिए कि ट्रॉपिक लेवल 2 है, इसमें जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको हम क्या कर दें, किल। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब इस पे डिपेंडेंट रहने वाले जो ट्रॉपिक लेवल 4 के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या खाना मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। तो ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन जो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा उसको फूड नहीं मिलने वाला है ना, और पूरा इकोसिस्टम जो है वो कैसा हो गया है, डिस्टर्ब। कैसा हो गया, ये पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरीके से आंसर हम बोल सकते हैं कि इट विल डिस्टर्ब द फूड चेन एंड फूड वेब, एंड इट विल डिक्रीज द चांस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी टू द सक्सीडिंग ट्रॉपिक लेवल्स। ऊपर के ट्रॉपिक लेवल में जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो खत्म। देन इनस्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन टू जस्टिफाई द फॉलोइंग्स। इनको हमको जस्टिफाई करना है। फर्स्ट क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जो डिकम्पोजर्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एसेंशियल है, जरूरी है। क्वेश्चन है वाई, है ना, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। अगला यहाँ पे है रीजन, यहाँ पे रीजन देना है। तो क्वेश्चन है हमारा, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इन यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्यों, इसका हमको रीजन देना है। तो चलो आंसर करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिकम्पोजर्स का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये साइकिल करते हैं, है ना, मटेरियल को क्या करते हैं, सिंपलर वन में तोड़ देंगे तो साइकिल हो जाएगा वो, है ना। और इसके अलावा डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल और प्लांट के जो डेड बॉडीज हैं उनको भी डिकम्पोज करते हैं, तो क्लीनिंग कर रहा है एक तरीके से, है ना। और इसके अलावा सॉइल में जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उसको वापस लेके आ जाता है। ठीक, तो ये इनके फंक्शन हो गए, इसलिए ये इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एग्जिस्टेंस इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। जो फ्लो होता है एनर्जी का फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्यों होता है वो, है ना। तो इसको देखो, सबसे पहले तो आप समझो कि ये यूनिडायरेक्शनल क्या होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ यहाँ से आगे की तरफ जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, पीछे नहीं आएगी। इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो ये जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है चीज़ें, तो वो है यूनिडायरेक्शनल। बट यहाँ से वो वापस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाई डायरेक्शनल। बट यूनिडायरेक्शनल के बारे में बात कर रहे हैं कि फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल क्यों है। तो देखो यहाँ पे इसको समझाता हूँ मैं, और अच्छे से समझना इसको। इन द इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको कौन खा रहा है, ये, इनको कौन खा रहा है, ये ऊपर वाला, उनको कौन खा रहा है, ऊपर वाला। तो क्या हो रहा है कि इनकी एनर्जी कहाँ पे जा रही है, ऊपर जा रही है, और फिर यहाँ से वापस ऊपर जा रही है, और फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, एनर्जी का फ्लो है ना, इस तरीके से क्या है, एनर्जी का फ्लो। बट क्या कोई यहाँ का ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खा सकता है क्या? क्या ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल जैसे ये है, जैसे कि ये प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और ऊपर क्या है यहाँ पे, ऊपर है यहाँ पे इनको प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले, तो क्या प्लांट इनको खा जाएंगे क्या? नो, इसका आंसर है नहीं। तो इसीलिए क्या है कि जो ये पर्टिकुलर एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में ही जा सकती है, नीचे डायरेक्शन में वो नहीं आ सकती, क्योंकि ऊपर के ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को नीचे के जो ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। आगे आपको समझ में। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, है ना, टू द कंज्यूमर्स। यानी कि ग्रीन प्लांट को कौन खाते हैं, कंज्यूमर्स खाएंगे, तो वहां पे जाएगा। एंड दैट इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम लास्ट कंज्यूमर्स टू इट्स प्रीवियस कंज्यूमर्स एंड सो ऑन।
मतलब ऊपर के ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या है कि नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल के तो खा सकते हैं, बट नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं खा सकते। दैट मीन्स एनर्जी का फ्लो उसमें नहीं हो सकता। सो द एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉस डज नॉट गो बैक टू द सोलर इनपुट। द एनर्जी डज नॉट फ्लो बैक फ्रॉम कंज्यूमर्स टू द प्रोड्यूसर्स, मतलब कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स तक डायरेक्टली वो नहीं जा सकती। हेंस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनी डायरेक्शनल। है ना इजी क्वेश्चन, समझ में आने के बाद सारी चीजें इजी लगने लग जाती हैं, है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, वही क्वेश्चन जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था। ये मैं आपको उन क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग तरीकों से उन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ना। तो आपको पूरा फॉर्मेट जो है वो समझ में आएगा, ठीक, कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है तो इनडायरेक्टली वो किस तरीके से पूछ रहे हैं और कैसे हमको उसको आंसर करना है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। आर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट राइस, जो फूड ग्रेन है जैसे कि व्हीट और राइस, and the vegetable and fruit and even meat are found to contain varying amount of pesticide residues। है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये है कि जो फूड ग्रेन होते हैं जैसे कि आपकी व्हीट और राइस और इसके अलावा वेजिटेबल, फ्रूट या फिर मीट, उनमें क्या होता है पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज होते हैं। तो किसी में कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, है ना। तो हमको यहाँ पे बताना है कि स्टेट द रीजन टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई इट हैपन। आखिरकार ये क्यों हुआ, व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट में पेस्टिसाइड के रेसिड्यू क्यों आए, कैसे आए। तो क्यों आए और कैसे आए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, पहले से ही मैंने आपको आंसर बता दिया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के कारण ही आए हैं। तो इसको हम आंसर कैसे करेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पेस्टिसाइड आर पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस विच आर स्प्रे ओवर क्रॉप प्लांट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज। जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीड़ों को मारने की दवाई, वो हम स्प्रे करते हैं क्रॉप में ताकि क्या ना हो, उनमें जो पेस्ट हैं और डिसीजें ना लगें। अब यहाँ पे देखो, दीज पेस्टिसाइड मिक्स विथ सॉइल, अब उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में देते हैं जिसके कारण क्या होता है, सॉइल और वाटर में वो मिक्स हो जाता है। सो वी कैन से दैट दीज पेस्टिसाइड मिक्स अप विथ सॉइल एंड वाटर एंड आर देन एब्जॉर्ब बाय द ग्रोइंग प्लांट्स। फिर क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट में उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ही वो पानी में और मिट्टी में गए पेस्टिसाइड, तो प्लांट ने उनको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। प्लांट ने ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा कि वो प्लांट में आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर लेवल पे जो पेस्टिसाइड है वो एंटर कर जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड थ्रू फूड चेन, दीज हार्मफुल केमिकल गेट कंसंट्रेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो अब होगा क्या कि अब उस पर्टिकुलर प्लांट को कोई और खाएगा तो उसमें वो पेस्टिसाइड जाएगा और वहाँ पे एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। एंड दीज केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो आपके केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। सो दे गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इस तरीके से वो ईच ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एंड पेस्टिसाइड प्रेजेंट इन व्हीट ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल एंड मीट, सभी में ये ऐड हो जाएंगे उनके अंदर, बॉडी के अंदर, है ना। इसीलिए इनको हम धोके नहीं निकाल सकते क्योंकि वो बॉडी के अंदर एक्चुअल में क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो क्वेश्चन है उसी को उन्होंने घुमा के पूछ लिया, है ना। अब आप जो है बिल्कुल घबराओगे नहीं क्योंकि अब आपको तो समझ में आ गया है क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि व्हाट इज इकोसिस्टम एंड लिस्ट इट्स टू मेन कंपोनेंट। इकोसिस्टम क्या है और उसका मेन कंपोनेंट क्या है। देन द नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है एक कि वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक, हमको पॉन्ड्स और लेक को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हमारे घर में रखा एक्वेरियम जिसमें हम मछलियाँ पालते हैं वहाँ पे नीड टू बी क्लीन रेगुलरली। क्यों जरूरत पड़ती है कि भैया कंटिन्यूसली सफाई की जाए। चलो दोनों क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप देखते हैं क्या है वो। इकोसिस्टम का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, देखते हैं क्या होता है इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम जो है इसमें है नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। तो जो इकोसिस्टम है वो सेल्फ कंटेन यूनिट है और दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक है लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों से मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है।
सो एन इकोसिस्टम नीड्स ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग। मतलब यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी बस चाहिए इस इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम जो है बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज एबायोटिक, है ना। और बायोटिक और एबायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे लिविंग थिंग्स जो है वो है बायोटिक, लिविंग क्या है बायोटिक, और नॉन लिविंग क्या है एबायोटिक। अब बायोटिक एंड एबायोटिक ये दो हो गए यहाँ पे। तो इन दो कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो देखो यहाँ पे एबायोटिक क्या होगा, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे, प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स, दीज आर बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो ये होता है इकोसिस्टम। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमको यहाँ पे साफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है ना। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉन्ड, लेक के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम एक्वेरियम के बारे में देखेंगे। तो देखो पॉन्ड इज अ सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर। सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट है नेचर में पॉन्ड्स। इट कंटेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के दोनों कंपोनेंट इसमें है, बायोटिक कंपोनेंट भी है और एबायोटिक कंपोनेंट भी है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे कि कौन कौन से हैं चीजें, उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे उसके पास क्या है, पॉन्ड में हम देखेंगे कि अंदर क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे जो खाना बनाएंगे, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और बेसिक फूड सिस्टम बनाएंगे, है ना। जो कि पॉन्ड में रहने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या प्रोवाइड हो जाएगा, फूड प्रोवाइड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो होंगे वो डाई हो जाएंगे, देन डाई होने के बाद उसमें जो डिकम्पोजर्स होंगे उसको डिकम्पोज कर देंगे और वापस से इकोसिस्टम का वो पार्ट बन जाएगा और वापस से वो न्यूट्रिएंट उसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक चेन चलती रहती है, किसमें, पॉन्ड में या फिर लेक्स में, है ना। तो लेक्स और पॉन्ड में क्या, अंदर प्लांट्स भी हैं, वो कंटिन्यूसली फूड बना रहे हैं एनर्जी को लेकर। उसके बाद फिर उसको कोई और कंज्यूम कर रहा है उस पॉन्ड में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, फिर जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको फिर वापस से डिकम्पोज करते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम का साइकिल चलता है। बट अगर एक्वेरियम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, कोई प्रोड्यूसर्स नहीं है ना, न्यूट्रिएंट पूल नहीं है कि भाई वहाँ पे न्यूट्रिशन अपने आप बन रहा हो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको कंटिन्यूसली उसको खाना देना पड़ता है। सो द फिशेस लिविंग इन एक्वेरियम नीड टू बी नरिस्ड। देन इसके अलावा इसमें क्या है, डेकम्पोजर्स नहीं है ना, जो कि फिश के जो एक्सट्रेटा हैं उसको क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके। इसीलिए उसको हमको क्या करने की जरूरत पड़ती है, क्लीन करने की जरूरत पड़ती है ना। चलो अब ये आंसर आपका आ गया होगा, इकोसिस्टम क्या है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा जाता है ना। और काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको हम बोलते हैं 10% रूल। ये क्वेश्चन जो होता है 10% रूल के नाम से भी आता है। तो मैंने यहाँ पे लॉ आपको लिख दिया है ताकि आप इसको याद कर लो। और इसके कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, वो कैसे बनते हैं, बहुत ही ईजी हैं। टेंशन नहीं लेने का, इसमें जब देख रहे हो तो एकदम से टेंशन आ जाए, बिल्कुल टेंशन मतलब, बहुत ही ईजी है ये, है ना। तो 10% रूल मैं आपको बताने वाला हूँ इसका। पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, देन उसके बाद फिर हम इसके आंसर में जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन अ फूड चेन 10,000 जूल, जूल एनर्जी की यूनिट है, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10,000 जूल एनर्जी जो है वो अवेलेबल है किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, खाना बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए। क्या है, 10,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है। सो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स टू ट्रांसफर टू द टर्सरी कंज्यूमर्स। अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए कितना एनर्जी बचेगा और टर्शरी कंज्यूमर के लिए कितनी एनर्जी यहाँ पे बचेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो चीज़ कौन कौन सी मैं आपको बता दूं पहले, देन उसके बाद फिर आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इजी तरीके से, है ना। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा फूड चेन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है ना, पिरामिड शेप में। तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक्स लेवल है। तो क्या क्या ट्रॉपिक लेवल है पहले वो देखो, है ना।
सबसे नीचे यहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक, तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक, तो जो भी सनलाइट, यानी कि सनलाइट ये रहा, इसमें जितनी भी एनर्जी आती है, जितनी एनर्जी यहाँ पे सनलाइट के थ्रू आएगी, उसका 1% किसके लिए होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए होते हैं। तो जितनी टोटल एनर्जी आएगी उसका 1% प्रोड्यूसर्स यूज करेंगे, उनके लिए वो अवेलेबल होता है। ठीक, तो प्रोड्यूसर्स इसका 1% यूज करके क्या करेंगे, एनर्जी बना देंगे। अब क्या होता है, अब इस टॉपिक लेवल में क्या आ गई है, एनर्जी आ गई है। ठीक, अब इसमें जो जितनी भी एनर्जी रहती है उसका 10%, उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो नीचे है ये हो गए प्रोड्यूसर्स, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे P। देन यहाँ पे फिर स्टार्ट होता है कंज्यूमर्स। क्या स्टार्ट होता है यहाँ से, कंज्यूमर्स। तो ये है, ये होगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स ने बनाई है उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अब जो 10% इस पीसी दैट मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स में आया है, ये क्या होगा, ये फिर ट्रांसफर होगा नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे, और यहाँ पे इस प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफर होगा आपका एनर्जी, और वो भी कितना, वो भी 10%। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गया एनर्जी। अब यहाँ से फिर एनर्जी जो होगी लास्ट, यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स, यानी कि TC, टर्शरी कंज्यूमर्स में जाएगा, तो ये भी कितना परसेंट होगा, 10%। तो दिस इज कॉल्ड 10% रूल और 10% लॉ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर कट। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल अवेलेबल एनर्जी का 1% जो होता है वो किसके लिए होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, फिर 10% ट्रांसफर होता जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोड्यूसर्स के पास कितना अवेलेबल एनर्जी है, 10,000 जूल। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट आर एबल टू सिंथेसाइज ओनली 1% ऑफ द टोटल एनर्जी अवेलेबल टू देम। तो 1% ही क्या कर पाएगा, उसको यूटिलाइज कर पाएगा। तो इस तरीके से 10,000 का 1% हम निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगी प्रोड्यूसर्स की टोटल एनर्जी। तो 10,000 का 1% निकालने के लिए 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 100 जूल। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के लिए कितना हो गया, 100 जूल। 100 जूल किस में रहेगा, प्रोड्यूसर्स में रहेगा। अब ये 100 जूल जो है इसका टोटल एनर्जी है प्रोड्यूसर्स का, तो इसका 10% ऊपर जाएगा, है ना। तो अब इसका 10% निकाल लेते हैं। एनर्जी देखो, अवेलेबल एनर्जी कितना है, 100 जूल। देन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर इज 10%। तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10 जूल। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का आ गया 10 जूल। फिर ये जो 10 जूल है इसके लिए टोटल एनर्जी है, इसका 10% ऊपर जाएगा, है ना। तो वापस से 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 जूल। फिर 1 जूल जो है इसका टोटल एनर्जी है, फिर ऊपर जाएगा, 10% निकाल लेंगे, तो वापस से 10% निकालने पे 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0.1 जूल। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से 10,000 जूल का 1% निकाला, प्रोड्यूसर्स में आएगा 100 जूल। 100 जूल का 10% प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा 10 जूल। 10 जूल जो रहेगा उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जाएगा 1 जूल। 1 जूल का 10% टर्शरी कंज्यूमर में जाएगा विच इज 0.1 जूल। तो ये होता है इसका कैलकुलेशन विच इज 10% लॉ, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको 10% लॉ भी बता दिया किस तरीके से होगा, और उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आ सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप इन फूड चेन कॉल्ड।
जो बहुत सारी स्टेप्स होती हैं फूड चेन में, उसको हम क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रॉपिक लेवल। अब ये ट्रॉपिक लेवल क्या है, बहुत देर से हम यहाँ पे स्टडी कर ही रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत सारी स्टेप्स हैं बेसिकली फूड चेन की, तो हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं द वेरियस स्टेप ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। द वेरियस स्टेप इन फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड energy take place are called tropic level, and in a food chain each step representing an organism form a tropic level। इसमें क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने पिरामिड में देखा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी हो गया, यानी कि फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे होते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं वेरियस स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, एंड वेरियस स्टेप इन फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड, दैट मीन्स फूड का मतलब होता है एनर्जी, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बिल्कुल समझ में भी आया होगा। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, उनको भी क्या हो जाएगा, इससे हेल्प हो जाएगा। सो एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।